अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बस ज़रा गला जो है वो डिस्टर्ब रहता है, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि मैं अब कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है वो रात में कर लिया करूँ, यानी रोज़े की हालत में ना किया करूँ। उसके बावजूद गले में ख़राश सी जो है वो महसूस होती है बहुत ज़्यादा, और रिकॉर्डिंग के दरमियान में भी बार बार मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। खैर, ये सिलसिला चलता ही रहता है। दुआ कीजिए कि मेरा गला जो है वो सही सलामत रहे। और बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। ये भी मुकम्मल एपिसोड है और ईद सीरीज़ की ही कहानी है, छोटी स्टोरी है, एक ही एपिसोड में मुकम्मल हो जाएगी। कहानी का नाम है तू चाँद मेरे आंगन का। मुसन्निफ़ा है रोहिला ख़ान। आतिफ़ ने कमरे में झांक कर देखा। जोनी भाभी अभी तक रो रही थी। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। कमान भाभी, क्या रोना धोना लगा रखा है, ज़रा फ्रेश हों, अच्छे तरीके से ड्रेसअप हों, बस अभी चलना है बाहर। वो जानता था कि भैंस के आगे बीन बजा रहा है, लेकिन इस वक्त बीन बजाना ज़रूरी था, क्योंकि आपा बी ने अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया था कि वो रात तक कराची पहुंच रही हैं। और ऐसे में जोनी भाभी की बसोरती शक्ल, तौबा तौबा, नताइज का सोचकर उसका दिल हौल गया। मुझे नहीं जाना कहीं, जोनी भाभी ने यही कहना था और कह डाला। अरे वाह, कैसे नहीं जाना, बाहर का मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है, और आप हैं कि कमरे में पड़ी अपना दिल जला रही हैं। उसने एक और कोशिश की। दिल जलाना तो अब मेरी किस्मत में लिखा है, तुम्हारे भैया को और आता क्या है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। आतिफ़ ने सर ही पीट डाला। भैया की आदत है, बस ऐसे ही है, लेकिन सच कहता हूँ भाभी, दिल से आपको ही चाहते हैं। अरे जाने भी दो, किसने देखा है उनका दिल। उनके दिल में तो सिवाय माशियात के और कुछ नहीं रखा। अपनी प्रोफेसरी जतानी है तो अपने स्टूडेंट्स पर जताएं, मुझ पर क्यों रौब जमाते हैं। उनके आंसुओं के गिरने की रफ्तार ज़रा थमी थी। ज़ाहिर है भाभी, 10-12 बरसों से पढ़ा कर वो हम सबको भी अपना स्टूडेंट ही समझने लगे हैं, लेकिन आप क्यों दिल पर लेती हैं। उनकी बातों को माइंड ना किया करें। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, कैसे किताबी कीड़े से अपना सर फोड़ूं। हाय, शादी से पहले दिल में कितने अरमान थे, सब इन मोटी मोटी किताबों की नज़र हो गए। और तो और अल्लाह ने औलाद भी दी तो वो भी बाप पर ही गई। बेटा अभी पढ़ता है 4th जमात में और माँ को सुनाता है अरस्तू और अफलातून के फ़लसफ़े। अरे मुझे क्या करना है अलेक्जेंडर अजीम से, और बेटी अभी 2री जमात में गई है, अभी से ही उसमें बच्चों वाली कोई हरकत नहीं। अरे ऐसी ऐसी बड़ी बातें कर जाती है कि मैं हक्का बक्का रह जाती हूँ। हाय, कितना अरमान था मुझे अपने बच्चे खिलाने का, पर वो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते। कितने अरमानों से उनके लिए खिलौने ख़रीद कर लाती हूँ, पर मजाल है कि 1 या 2 मिनट से ज़्यादा किसी से खेले हों। वो गिले शिकवों पर उतर आई थी। आतिफ़ अब सुकून से बैठ गया। वो जानता था अब उनकी ये राम कहानी खासी लंबी जाएगी। भाभी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके बच्चे इतने सादतमंद हैं। अच्छा खैर, जाने दे भाभी, कम अज़ कम हम तो इंजॉय कर सकते हैं, और शब बारात भी आ रही है, ज़रा फुलझड़ियाँ वगैरह जलाएं, मज़े करें। आतिफ़ ने ज़बरदस्ती उनका मूड बनाने की कोशिश की। तौबा है आतिफ़, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो। शब बारात पर फुलझड़ियाँ जलाना, बम पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है, पर तुम्हारे भैया को क्या दुनिया भर में कुछ भी होता रहे। जोनी भाभी आसिफ भैया के तस्करे से ना ज़ेर होना चाहती थी ना ज़बर। उसने थक कर हार मान ली। हालांकि उसका दिल तो था कि जोनी भाभी आपा भी के आने से पहले बिल्कुल सेट हो जाएं, वरना आपा भी पर कितना गलत इंप्रेशन पड़ता। लेकिन जोनी भाभी, मेरा और अरीबा का क्या बनेगा। ये दोनों मियाँ बीवी तो संभलने वाले नहीं हैं। इन दोनों के चक्कर में कहीं हम दोनों घन चक्कर ना बन जाएं। ये तुम क्या सोचने लगे। जोनी भाभी ने उसे अचानक गहरी सोच में डूबा देखा तो पूछ बैठी। कुछ नहीं भाभी, सोचा था कि आपका मूड अच्छा होगा तो आपसे कुछ बात कर सकूंगा, लेकिन आप। वो चुप हो रहा। जोनी भाभी ने तशवीश से उसे घूरा। अच्छा भला खिलंडरा लड़का है, फिर ऐसी क्या इसे पड़ गई जो यूँ बैठे बैठे सोचों में घिर गया। वो सोचने लगी, चलो अच्छा, मैं अपना मूड बेहतर कर लेती हूँ, अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुमसे बात होगी। बिल आखिर उन्हें उस पर तरस आ ही गया। वो तो उछल ही पड़ा। सच भाभी? हाँ, अब तुम भी ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो और ज़रा देखना कि तुम्हारे अरस्तू किस्म के भतीजा भतीजी क्या कर रहे हैं। इतने में माँ बदौलत तैयार होकर आते हैं, जूनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो खिल उठा। न जाने कब और कैसे वो उसके दिल में समा गई, उसे पता ही ना चला। जब आसिफ भैया की जूनी भाभी से शादी हो गई थी तो उस वक्त वो दुबली पतली सी थी, स्कूल में पढ़ती थी। उसमें ऐसी कोई ख़ास बात ना थी कि उसे पसंद किया जाए। इस वक्त भी वो लापरवाह लाउबाली सा लड़का था। फिर इतने बरसों कनाडा में रहने के बाद वतन वापसी हुई और आसिफ के घर रहने का मौका मिला तो उससे फिर मुठभेड़ हुई। बड़ी बड़ी पुरकशिश आँखें, सतवा नाक, अहमरी होंठ और चेहरे पर फैली एक शरारती सी मुस्कुराहट। वो जैसे अपना आप भूल बैठा। अरे आतिफ, पहचाना नहीं? अपनी अरीबा है भाई, मेरी छोटी बहन। जूनी भाभी ने उसे टोका था और वो बुरी तरह चौंक गया।
अरीबा, उसका दिल बस उसी नाम पर अटक कर रह गया। लाख कोशिशें की कि कहीं और ध्यान लगाए, लेकिन नहीं, दिल ने तो जैसे साजिश कर रखी थी, बस इसे ही अपना बनाना है। उसने फैसला कर लिया, और ऐसा होना नामुमकिन ना था क्योंकि वो उसकी भाभी की बहन जो थी। लेकिन उस वक्त उसे अंदाज़ा ना था कि आसिफ भैया और जोनी भाभी के बीच किस किस्म के मामलात चल रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ रहने के बाद पता चला कि हालात साजगार नहीं हैं। आसिफ भैया पोजीशन होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ किताबों में इस तरह गुम होते जाएंगे, उस वक्त तो किसी को भी अंदाज़ा ना था। लेकिन शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। सोनी भाभी भी शायद उनके लिए एक ऐसी किताब बन गई थी जिसे पढ़कर वो किसी अलमारी में रख कर भूल गए थे। जबकि सोनी भाभी निहायत खुशदिल, हंसने बोलने वाली खातून थी। भला आसिफ भैया जैसे किताबी कीड़े के साथ वो कैसे खुश रह सकती थी। वो दोनों गाड़ी के ऐसे पहिए थे जो एक साथ घूम तो रहे थे, लेकिन निहायत सुस्त रवि से। हेलो, उसकी खनकती आवाज़ उभरी। हेलो अरीबा। आतिफ का दिल झूम उठा। कौन? वो पहचान ना पाई। आतिफ। ओह, तो आप फरमाइए, एक अंदाज से वो बोली। अरीबा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाहर मुल्क में इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो उससे बात करते कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फरमाइए, वो मतवज्जा हुई। अरीबा, पता नहीं तुम पसंद करो या नहीं, लेकिन ये सच है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अभी उसकी बात अधूरी थी कि रिसीवर से उसका खनकता कहकहा उभरा। तुम्हारा ख्याल है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वो ज़रा जज्बाती सा हो गया। नहीं नहीं, अलबत्ता ये डायलॉग खासा पुराना हो गया है। वो ज़रा संजीदा हुई। मैं डायलॉग नहीं, सच में बक रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसे वाकई गुस्सा ही आ गया। अरे अरे, आप तो बिगड़ने लगे। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। क्या आप वाकई सच बकते हैं? उसकी संजीदगी में तंज का अंसर छुपा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी, लेकिन मैं नहायत संजीदा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी? दूसरी जानिब हैरत से पूछा गया था। हाँ अरीबा, ये सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहीं तुम किसी और से? नहीं, लेकिन मुझे हैरत है आतिफ साहब कि आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। यकीनन हमारी फैमिलीज़ को भी इस शादी पर कोई एतराज़ ना होगा। आतिफ साहब, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ? अब वो कुछ झिझक रही थी। तो फिर मैं ये समझूँ कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? उसके लब मुस्कुरा दिए। उसे यकीन था कि वो इनकार नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। चलिए, अगर मेरी तरफ से इकरार भी हुआ तो शायद आपके इल्म में ना हो कि जोनी आपी और आसिफ भैया के दरमियान रिश्ते में झोल आ गया है, और उन दोनों को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारे ख़ानदान इस रिश्ते पर रजामंद होंगे। वो चकरा कर रह गया। बात यहाँ तक आ गई है कि घर से निकलकर मामला दूर दूर तक फैल चुके हैं। लेकिन शायद आपा भी और अम्मा को इन हालात का इल्म ना था, वरना वो उससे ज़रूर जिक्र करती। परेशानी इस बात की थी कि अब आपा भी और अम्मा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। आपा भी की नंद की बेटी पहले ही इस सिलसिले में पसंद की जा चुकी थी, और अब आतिफ की पसंद नापसंद का सवाल था, और उसकी पसंद तो अरीबा बन चुकी थी। लेकिन यहाँ के बिगड़ते हालात तूफ़ान की पेशन गोई कर रहे थे। लिहाजा उसने हिम्मत करके खुद ही सोनी भाभी से बात करने की ठानी। लेकिन फिर सुबह ही सुबह आसिफ भैया से उनकी तकरार हो गई, और मौसम खुलकर बरस गया। इधर आपा भी का भी इस्लामाबाद से आमद का फ़ोन आ गया। वो घबराए जा रहा था। शायद कुदरत को उस पर तरस आ गया था, इसीलिए सोनी भाभी का बिगड़ा मूड कुछ दुरुस्त हुआ था। सुनो, तुम कोई बात करना चाहते थे ना? सोनी भाभी ने आइसक्रीम के मज़े उड़ाते पूछा। जी भाभी, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हाय अल्लाह खैर करे आतिफ मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? सोनी भाभी का दिल दहल गया। भाभी, वो आपा भी और अम्मा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ। वो बात शुरू करने से पहले तमहीद बांध रहा था। हाय आतिफ, सच बहुत मज़ा आएगा। मैं अपना शादी वाला गरारा पहनूंगी। पता है तुम्हारे भैया को मैं उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी। आसिफ भैया के नाम पर उनके चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। आतिफ का दिल चाहा कि वो अपना सर ही पीट डाले। अब उसकी समझ में कुछ कुछ आ रहा था कि आसिफ भैया जैसे कनौती आदमी के साथ सोनी भाभी जैसी खातून की जोड़ी ठीक क्यों नहीं बैठी। भाभी, शादी के लिए पहले एक अदद लड़की तलाश करनी होती है। अरे वाकई, लो, इतनी अहम बात तो हम भूल ही गए। वो ज़रा शर्मिंदा सी हुई। लेकिन मैं नहीं भूला, इसलिए कि लड़की देख कर ही मुझे भी शादी करने का ख्याल आया। वैसे एक बात तो बताइए कि मैं देखने में कैसा लगता हूँ? उसने अपनी टी शर्ट दुरुस्त करते बालों पर हाथ फेरते उनसे पूछा, तो जोनी भाभी खिलखिलाकर हंसती। कमाल करते हो आतिफ। अरे वो लड़की तो खुश नसीब होगी जिसकी तुम्हारे साथ शादी होगी। मेरा देवर तो बड़ा हैंडसम है। रियली भाभी? वो खुशी से ज़रा फूल गया। तो और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ? भाभी, तो फिर मेरी और अरीबा की जोड़ी कैसी रहेगी? एक लम्हे को जोनी भाभी शशतर रह गई, फिर खुद ही बोली, तुम क्या कह रहे हो आतिफ? भाभी, गलत तो नहीं कह रहा, फिर इसमें बुराई क्या है? खुद अरीबा भी मुझे पसंद करती है।
क्या अरीबा भी तुम्हें? ओह गॉड! उन्होंने अपना सर थाम लिया। खुदारा भाभी मुझे उलझाइए मत, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तुम नहीं जानते आतिफ, हालात ऐसे नहीं रहे। तुम्हारे भैया की मुझ में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। तुम्हारे पाकिस्तान आने से पहले ही वो मुझे अलहदगी की धमकी दे चुके हैं। व्हाट? और आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ? मैं उस किताबी कीड़े के साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक गई हूँ। अगर वो अलग होना चाहते हैं तो शौक़ से हों। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो रही थीं। पर अभी तो आप कह रही थी कि आप आसिफ भैया को शादी वाले दिन बहुत अच्छी लगी थी। वो कुछ हकलाते हुए बोला। हाँ तो गलत नहीं कहा था, लेकिन भाभी अरीबा मेरी पसंद है, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। हाँ मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि अरीबा को तुम पसंद करते हो और तुम में वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं मम्मा पापा से बात करूँगी, ओके? जूनी भाभी ने प्यार से उसका गाल थपथपाया। लेकिन अगर आप दोनों मियाँ बीवी की वजह से उन्होंने उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। हाँ यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम पेश आ सकती है। वो सोच में पड़ गई। प्लीज़ भाभी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से प्यार और मोहब्बत से शुरू करें? आतिफ ने बड़ी दूर की बात की। जोनी भाभी का मुंह ही बन गया। तुम्हारी खातिर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ डियर देवर, लेकिन तुम्हारे भैया की मुआशियात में मोहब्बत कहाँ से लाऊं? कम ऑन भाभी, मोहब्बत का जिक्र तो हर सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम तुम्हारे भैया के सब्जेक्ट में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मेरा क्या बनेगा? आज रात आपा भी आने वाली हैं, वरना वो तो अपनी नंद की बेटी से। ओह नो! उसने अपना सर पीट लिया। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपा भी की नेचर से तो तुम वाकिफ़ ही हो। जो बात एक बार उनके दिमाग में समा जाए फिर नहीं निकलती। वैसे भी वो इन चंद बरसों में कराची कम ही आई हैं। उन्हें इस बात का तो इल्म है कि मेरे और आसिफ के बीच अंडरस्टैंडिंग कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता इतना उलझ चुका है वो नहीं जानती इसके बारे में। जाहिर है उनकी जॉब, फैमिली और अपना सोशल सर्कल है। उन्हें अपने छोटे भाई की क्या फ़िक्र। जूनी भाभी का लहजा तल्ख हो चुका था। मुझे आसिफ भैया से बात करनी होगी, उसने फ़ैसला कर लिया। उम्मीद की मोहम सी किरण दिल से उठी तो थी। करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, इस बात की तुम फिक्र ना करो। अलबत्ता तुम्हारे भैया। ठीक है भाभी, देखता हूँ मैं। वो अपने ख्यालात की रो में बहता चला जा रहा था और जूनी भाभी उसकी नाकाम मोहब्बत पर अभी से अफसोस करती जा रही थी। उनके पास इसके सिवा कोई चारा ना था। वो पिछले 1 घंटे से उसके मोबाइल पर ट्राई कर रही थी, लेकिन हर बार सिग्नल की ख़राबी के बाइस नाकाम हो जाती। खुदा खुदा करके उसने फ़ोन उठाया तो उसकी जान में जान आई। कहाँ थे आप? इतनी देर से फ़ोन ट्राई कर रही थी। उसके हेलो कहते ही वो चीख उठी थी। आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर गई। शुक्र आपको मेरी फ़िक्र तो हुई। वैसे आपने क्यों तकलीफ़ की फ़ोन करने की? मुझे एक पहल ही दे देती, मैं खुद ही फ़ोन कर लेता। आतिफ बहुत बुरा हुआ। वो आतिफ साहब से आतिफ पर उतर आई थी। उसे तमानियत सी महसूस हुई, लेकिन साथ में बहुत बुरा हुआ कि जुमले ने उसके कान खड़े किए, क्योंकि अभी तक कुछ अच्छा भी नहीं हुआ था। क्या हुआ? वो जूनी भाभी को घर ड्रॉप करने के बाद अपने मोबाइल का कार्ड ख़रीदने जा रहा था कि रास्ते में ही अरीबा ने फ़ोन कर लिया था। वो आसमा फूफो है ना, भाई मेरे पापा की खालाजाद, कल रात ही वो हमारे घर आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। व्हाट? दूसरे उम्मीदवार का सुनकर उसके हाथ स्टीयरिंग पर ज़रा कमज़ोर पड़े और चलती गाड़ी लहरा कर रह गई। बराबर ही एक अंकल और आंटी बड़े मुस्कुराते बातें करते बाइक पर जा रहे थे। उसकी गाड़ी के बेकाबू होने से वो भी लहरा गए। किस्मत अच्छी थी, लिहाजा गिरते गिरते बचे। अरे अंधा है क्या, देखकर नहीं चलाता? ओह सॉरी अंकल, वो बड़बड़ाया। आतिफ, ये आप किसे सॉरी कर रहे हैं? अरीबा फ़ोन पर चीख रही थी। उधर अंकल उसे सलवाते सुना रहे थे। उसने जल्दी से गाड़ी मोड़ी और तेज़ भगाता आगे निकल गया। एक निस्बतन सुकून वाली जगह देखकर गाड़ी पार्क की। इस तमाम तकरार में अरीबा की लाइन ड्रॉप हो चुकी थी। उसने जल्दी से उसे कॉल की। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस बच गया। लेकिन तुम क्या कह रही थी? आप तो बच गए, लेकिन मैं शायद ना बच सकूं। आसमा फूफो पापा की बहुत क्लोज़ कज़न है और पापा उनकी बात बहुत मानते हैं। उनका बेटा मुझे एक आँख नहीं बाता, वो भी आपकी तरह कनाडा से पढ़कर आया है। आतिफ, कुछ करें प्लीज़, वरना बहुत बुरा होगा। वो वाकई परेशान नज़र आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको पसंद हूँ। इतनी टेंशन में भी उसे हीरो बनने की सूझी। मेरी पसंद या नापसंद से क्या होता है? आप अच्छे हैं या बुरे, कम से कम उस लंगूर से बेहतर हैं। तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती और मेरा मुकाबला उस लंगूर? कम ऑन आतिफ। अच्छा बाबा, आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करें, क्योंकि सुबह ही मैं मम्मा पापा की बातें सुन चुकी हूँ। कहीं वो आसमा फूफो को हाँ ना कर दें। वो हलकान हुई जा रही थी। अरीबा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ओके? वो जानता था कि इस वक्त खुद उसकी जान मुश्किल में फंसी है, लेकिन अरीबा को रिलैक्स करना उसका इखलाकी फ़र्ज़ भी तो था, और वो तो उसके दिल में बसी थी। फिर वो उसे टेंशन कैसे दे सकता था?
उसके इत्मीनान दिलाने पर वो वाकई मुतमईन हो गई। थैंक्स आतिफ, बाय। उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। कभी सोचा भी ना था कि यूँ अचानक वो उसकी ज़िंदगी में भागता दौड़ता आ जाएगा। धीमी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। कितनी प्यारी लगती है। और वो शर्मा दी सोचकर। अरीबा, अरीबा, मम्मा की पुकार सुनकर वो ख्यालात की दुनिया से लौट आई। जी मम्मा। बेटा, जूनी का फ़ोन तो नहीं आया था? मिसिस अहमद के चेहरे पर तशवीश के साए लहरा रहे थे। नहीं तो मम्मा, खैरियत तो है? अरे बेटा, खैरियत कैसी, मेरे मोबाइल पर उसकी मिस कॉल थी, उसकी तरफ दिल लगा रहता है। अच्छा खैर, मैं खुद ही फ़ोन करके पूछती हूँ। वो जाने को मुड़ी। ठीक ही होंगी आपी, आप बिला वजह ही परेशान होती हैं। परेशान क्यों ना हूँ, क्या मैं अपनी बच्ची के हालात से लाइलम हूँ? ऊपर से तुम्हारी भावज ने मेरे नाक में दम कर रखा है। फिर तुम्हारे भाई जी दौड़े दौड़े ससुराल गए हैं। तो क्या हुआ मम्मा, आखिर को उनकी पहली औलाद हुई है। जाने भी दो बेटा, इतना भी सर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे भाई ने तो अपनी बेगम साहिबा को सर पर बिठा रखा है। ज़रा छींक आ गई तो फ़ोन, हिचकी आने लगी तो फ़ोन, पानी का ग्लास गिर गया तो फ़ोन। हाँ, मिसिस अहमद के चेहरे पर बहू के नाम से 1000 ज़ाविये बन गए थे। वैसे भाभी भैया का ख्याल बहुत रखती हैं मम्मा, अरीबा ने दबी मुस्कुराहट से कहा। माँ से ज़्यादा कि बेटे का ख्याल कोई नहीं रख सकती, सुना तुमने? जी मम्मा। इतने में उनके मोबाइल की बीप बजने लगी। देखिए मम्मा, शायद आप ही का फ़ोन हो। हाँ, मेरी बच्ची का फ़ोन ही है। वो जल्दी से फ़ोन की जाने मतवज्जा हुई और अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हर माँ सास बनने के बाद बहुत बदल जाती है। वो सोचने लगी, अच्छी भली प्यार करने वाली थी मम्मा, लेकिन एहसान भाई की शादी के बाद उनकी शख्सियत में कितनी तब्दीलियाँ आ गई थी। उनकी गाड़ी को भी बीच रास्ते में ही ख़राब होना था। धूप की शिद्दत इतनी थी कि बाहर निकलकर किसी सवारी को पकड़ना मुहाल नज़र आ रहा था, और फिर ऐसे में किसी मैकेनिक को ढूंढना तो नामुमकिन ही था। उसी दम उनके मोबाइल की बीप बजी। हेलो आसिफ भैया, मैं आतिफ, आप घर आ रहे हैं ना? आतिफ की आवाज़ सुनकर उन्हें तरावट सी उतरती महसूस हुई। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ यार, आ तो घर ही रहा था, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। डोंट वरी भैया, मैं आपके रोड पर ही आ रहा हूँ। रास्ते में मैकेनिक को लेता आता हूँ। आप मुझे अपनी लोकेशन बताइए कि इस वक्त आप कहाँ हैं। और वो उसे रास्ता समझाने लगे। थोड़ी ही देर में आतिफ जिनकी तरह मैकेनिक लिए उनके सामने मौजूद था। वो खिल उठे। शुक्रिया यार, तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉब्लम हल हो गई। इट्स ओके भैया, आप मेरी गाड़ी में घर चलिए। उसने उन्हें पेशकश की और वो फ़ौरन राज़ी हो गए। आज गर्मी कितनी है। गाड़ी का एसी ऑन था, लेकिन फिर भी वो पसीने में नहा रहे थे। जी भैया, आज बहुत गर्मी है। लगता है रमज़ान के शुरू के दिन गर्मी में ही गुजरेंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो खिड़की से बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ियाँ देखने लगे। भैया, आज रात आपा भी आ रही हैं। क्यों, खैरियत तो है? क्या एटम बम गिरने वाला है, या नसीब दुश्मना हमारी शामत करीब है? आसिफ भैया की तो सुरैया बी से बचपन से ही कभी ना बनी थी। हालांकि उन दोनों की उम्रों में पूरे 8 साल का फ़र्क था, लेकिन फिर भी दोनों के मिजाज तो एक जैसे थे। लेकिन दोस्ती, दोनों एक दूसरे की मुखालफत करना अपना अहम फ़र्ज़ समझते थे। इसीलिए वो भी कराची बहुत कम आती थी, और अगर आती भी तो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही क़याम करती। कमाल करते हैं भैया, वो हमारी सबसे बड़ी बहन है। मजबूरी है भाई, लेकिन आखिर उन्हें हुआ क्या? अम्मा का हुक्म है। एक तो मुझे अम्मा का आपा भी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें मेरे साथ कराची में रहना चाहिए, आखिर को मैं उनका बेटा हूँ। माफ़ कीजिएगा भैया, अम्मा आपके साथ ईजी फील नहीं करती। फिर शुरू से ही वो इस्लामाबाद में रही हैं, इस उम्र में शहर कैसे तब्दील करेंगी? आतिफ को आसिफ भैया का इस तरह कहना कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अदब मलहूज़ था, लिहाजा बस इतना ही कहा। तुम्हें कुछ खबर है कि अम्मा ने उन्हें कराची क्यों रवाना किया है? आसिफ को खोज हो रही थी। मेरी वजह से? क्या, तुम्हारी वजह से? लेकिन यार, अभी तो तुम इस्लामाबाद से होकर आए हो, और फिर तुम कौन सा दूध पीते बच्चे हो? आखिर को इतने बरस कनाडा में अकेले गुजार कर आए हो। वो ज़रा मुस्कुराए तो वो चिढ़ सा गया। कमाल करते हैं भैया, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र है। ला हौल वला कुव्वत। अम्मा यार, ये किन चक्करों में उलझा रही हैं तुम्हें अम्मा और आपा भी? उन्हें आपा भी और अम्मा के नज़रिए शादी से सख्त इख्तलाफ था। ये चक्कर नहीं है भैया, शादी तो इंसान की ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत पहलू है। आतिफ ने उन्हें अपना नज़रिया समझाने की छोटी सी कोशिश की। बुरी तरह फंसोगे आतिफ, ये शादी वादी सब बेकार है। मुझे देखो, पछता रहा हूँ। वाकई उन्हें अपनी शादी पर ताज्जुब सा महसूस होता था। तो क्या आपके दिल में जूनी भाभी के लिए ज़रा भी मोहब्बत नहीं? उसने आसिफ के चेहरे की तहरीर पढ़ने की कोशिश की, जहाँ सफ़ा साफ सपाट था। उसे दुख सा हुआ। वाकई जूनी भाभी ठीक ही कहती थी। आसिफ के दिल में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। कैसी बातें करते हो आतिफ, ये टीन एजर्स की बातें हैं, हम पर यह सब सूट नहीं करता। लेकिन भैया, मोहब्बत करना तो सबका हक है, ये सिर्फ सूट करने की बात नहीं है। उसने उन्हें कायल करने की कोशिश की।
बहरहाल ये सब फजूल है, क्या हम किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? तो क्या आपको अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं है? उसने अचानक सवाल कर डाला। आसिफ ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर खामोशी से स्क्रीन घूरने लगे। आसिफ भैया, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? ज़ाहिर है कि बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं, उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। और बच्चों की माँ जो उन्हें खिलाती पिलाती है, उनका ख्याल रखती है, उनकी तरबियत करती है, बच्चे बीमार हों तो दिन रात खिदमत करती है। माँ के बगैर बच्चे ऐसे होते हैं जैसे खुशबू के बगैर कोई फूल। तुमने कनाडा में रहकर क्या यही पढ़ा है? वो उसकी बातों से झंझला गए थे। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि बिला वजह ही वो उसकी गाड़ी में बैठे। ज़रा इंतज़ार करते तो मैकेनिक एक आध घंटे में गाड़ी ठीक कर ही देता। मोहब्बत तो कहीं भी रह कर की जा सकती है, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो खुद ब खुद हो जाती है, बस महसूस करने की देर होती है। ठीक है, फिर तुम खुद महसूस करके देख लेना, वो चिढ़कर बोले। वही तो महसूस कर रहा हूँ। उसने एक गहरी नज़र उन पर डाली और दोबारा ड्राइविंग की जानिब मतवज्जा हुआ। क्या वाकई तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो? आसिफ की आंखें खुशी से दमकने लगी थी। अभी जो थोड़ी देर पहले उसे शादी को फजूल करार देने का फतवा दे रहे थे, अब उसकी मोहब्बत की खबर सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो गोमगो का शिकार हो गया। आखिर आसिफ खुद क्या चाहते हैं? जी भैया। ज़बरदस्त। अरे यार, अपने भैया को तो बताओ, कौन है वो? अरीबा। उसने आहिस्तगी से उसका नाम लिया और आसिफ के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। अरीबा, जूनी की छोटी बहन? वो बड़बड़ाए। जी भैया, वही अरीबा, जूनी भाभी की छोटी बहन। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। हाँ, अच्छी लड़की है, सुलझी हुई, तालीम याफ्ता है। जूनी से बहुत अलग नेचर है उसकी। वो सर खुजाते हुए बोले। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। उसके कहने पर आसिफ ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपना सर खुजाने लगे। अच्छी बीवी साबित होगी वो। आपा भी का ख्याल अपनी नंद की बेटी की जानिब है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम उस लड़की से हरगिज़ भी शादी नहीं करोगे। यकीनन वो भी आपा भी की तरह नकचिड़ी होगी। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोले। आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। लेकिन क्या आपको यकीन है कि जूनी भाभी के पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे? क्यों नहीं, क्या कमी है तुम में? मेरे भाई हो तुम, आसिफ अली शाह के छोटे भाई आतिफ अली शाह। उनके अंदाज़ में फ़ख्रिया रंग छलक रहा था। वो तो ठीक है भैया, लेकिन जूनी भाभी कुछ पुरुमीद नहीं है। अरे उस औरत को क्या अक्ल, वो कम अक्ल है। उसे क्या इल्म ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। उन्हें जूनी भाभी पर गुस्सा आने लगा और वो आपे से बाहर होने लगे। पर भैया, बात मेरे रिश्ते की नहीं बल्कि आपके रिश्ते की है। मेरे रिश्ते की? हाय, वो ज़रा घबराए। आपके और जूनी भाभी के बीच क्या हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। फिर भी आप, यह हमारा पर्सनल मामला है, इससे तुम्हारी शादी को क्या प्रॉब्लम? यही तो प्रॉब्लम है भैया। आपकी शादी में अब क्या रह गया है? जूनी भाभी पर आप ज़रा तवज्जो नहीं देते। वो आपकी मोहब्बत चाहती हैं और आपके पास उनके लिए वक्त ही नहीं। जाहिर है इस सिचुएशन में उनके पेरेंट्स अपनी दूसरी बेटी आपके भाई से कैसे ब्याह सकते हैं? क्या गारंटी है कि मैं अरीबा को खुश रख सकता हूँ? जाहिर है उनके ख्याल में तो मैं भी आपकी तरह अरीबा को वो प्यार और तवज्जो नहीं दे सकता जिसकी एक बीवी हकदार होती है। वो कुछ तल्ख सा हो रहा था। आसिफ अब खासे संजीदा हो गए थे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जूनी क्या मेरे साथ खुश है? शायद तुम्हें इल्म नहीं कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। उनका लहजा मगमूम था। उसे अचंभा हुआ। आपको कैसे इल्म हुआ? मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा? जाहिर है उसने ही मुझसे कहा था कि वो मेरे जैसे खुश्क आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए बेहतर यह होगा कि हम दोनों अपनी राहें अलग कर लें। आसिफ भैया ने थक कर सीट से सर टिका दिया। वो शशतर रह गया क्योंकि जूनी भाभी ने ऐसा ही कुछ उससे भी कहा था कि वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते और अलग होना चाहते हैं। अमेजिंग। यकीनन आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी है, वरना। गलत फहमी नहीं है आतिफ, मैं इस बात को डिस्कस करना ही नहीं चाहता। उन्होंने हाथ उठाकर इस मौजू को ख़त्म कर देने का इशारा किया और वो चुप हो रहा। अब उनकी गाड़ी मेन स्ट्रीट से उतरकर सर्विस रोड पर आ चुकी थी। यहाँ से अब घर नज़दीक ही था। वो बुरी तरह से टूट चुका था। कितने मान से उसने अरीबा को दिलासा दिया था और ख़ुद शिकस्त खा गया था अपनों के हाथों ही। फिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा? मिलाकर उससे रहा नहीं गया। तुम परेशान ना हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपा भी के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना हो। हाँ, तुम जूनी को ज़रा समझा देना, वो ज़रा ध्यान करे। ना चाहते हुए भी उन्हें कहना ही पड़ा। थैंक्स भैया। उसने ये कहकर गाड़ी तेज़ी से गली में मोड़ी। शाम धीरे से रुकती हुई तारीकी की चादर में छुपने लगी थी। वह सुबह से ही बोलाया सा फिर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई सेहत अफजा जवाब ना मिल पाया था। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। ज़िंदगी ने उसे सब कुछ ही तो दिया था। अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, पैसा, हर तरह का ऐश हासिल था। ये अलग बात थी कि वो आम नौजवानों की तरह अल्लाह की बख्शी नेमतों को दोनों हाथों से बेदरेक लुटाता ना था, क्योंकि ये उसकी तरबियत में शामिल ना था। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर जब उसका दिल पहली बार किसी खूबसूरत लड़की के लिए धड़का, सब कुछ बदल सा गया।
मोहब्बत करने वाला बड़ा भाई जिस पर वो फ़ख्र करता था, उसे अच्छी तरह से याद था कि जब आसिफ भैया ने पूरे सूबे में टॉप किया था तो वो अपने तमाम दोस्तों को बड़े मान से उनकी छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करता था, जिससे उसके दोस्त इम्प्रेस हो जाते थे। और इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद आसिफ ने पढ़ाने के शोबे को अपनाया तो सबसे पहला एतराज़ आपा भी ने ही उठाया था। उनके ख्याल में आसिफ को बाहर जाकर नोट कमाने चाहिए थे, लेकिन आसिफ ने कराची में पढ़ाने को तरजीह दी। जोनी भाभी अब इतनी गैर भी ना थी। अब्बा मरहूम के दोस्त रियासत अली से एक तकरीब में मुलाकात हुई, वहीं पुराने ताल्लुकात आश्कार हुए और घर आना जाना शुरू हो गया। न जाने कैसे खुश्क मिजाज आसिफ को नटखट जोनी भाभी पसंद आ गईं। अम्मा भी को ख़त लिखा गया और बहुत जल्द जोनी रियासत अली जोनी आसिफ बनकर उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गईं। उस वक्त किसे इल्म था कि चंद बरसों बाद ही वो दोनों एक दूसरे से खौफ महसूस करने लगेंगे। हालात अब कितने बदल गए थे। आसिफ भैया ने ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दिया था। आपा भी की फ़्लाइट आने वाली थी। जोनी भाभी ने जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त किया और फ़ेरोज़ी हल्के से काम वाली ढंग की साड़ी निकाली और हल्का हल्का मेकअप किया। उनके ख्याल में अगले एक आध घंटे तक तो आपा भी को आ जाना था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही डोर बेल की तेज़ आवाज़ ने पूरा घर झंझना दिया। अरे आपा भी आप? आतिफ उन्हें देखकर हैरान रह गया। टैक्सी ड्राइवर ने आपा भी के पीछे एक सूटकेस रखा। आप टैक्सी में आई हैं, लेकिन भैया ने तो आपके लिए ड्राइवर को भेजा था। वो आपा भी को टैक्सी वाले को किराया देते देखकर बोला। खूब जानती हूँ तुम्हारे भैया को। अरे जानबूझकर ऐसा करता है वो ताकि मुझे तकलीफ़ हो। आपा भी ने अपने मखसूस तेज़ लहजे में जवाब दिया। आपा भी कैसी हैं आप? जोनी भाभी भी उनकी आवाज़ सुनकर चली आई थी। उन्हें देखकर आपा भी का चेहरा ज़रा खिला। अच्छी हूँ बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। आपा भी ने उन्हें गले से लगाया। शुक्रिया आपा भी। और ये क्या, ड्राइवर कहाँ है? जोनी भाभी ने आतिफ को आपा भी का बैग घसीटते देखकर पूछा। आपा भी टैक्सी में आई हैं भाभी। आतिफ ने उन्हें इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि आपा भी इस बात को तूल दें। जोनी भाभी ने फ़ौरन बात का रुख फेरा। आपा भी खासी कमज़ोर हो गई हैं। क्या अशरफ भाई बहुत टेंशन देते हैं आपको? अरे नहीं बेटा, वो बेचारे मेरे सामने बोलते ही कब हैं। बस ज़रा जॉब ही मेरी ऐसी है, आए दिन स्कूलों के सर्वे करना, देखभाल। आपा भी अपने मखसूस अंदाज में बातें किए जा रही थी। भाभी क्या सब कुछ यहीं पूछ लेंगी? आपा भी को अंदर लेकर जाइए। आतिफ ने उन दोनों के बीच मुदाखलत की और जोनी भाभी उन्हें लेकर अंदर की जानिब चलीं। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे मियाँ साहब कहाँ हैं? आपा भी ने बैठते ही सवाल किया। वो ज़रा फ्रेश हो रहे हैं आपा भी, सुबह के थके हुए थे ना। जोनी भाभी ने बहाना बनाया, हालांकि वो खासी ताकीद करके आई थी उन्हें कि आपा भी के आते ही कम से कम सलाम तो कर जाएं, लेकिन वो अभी तक गायब थे। अरे रात के 9 बज रहे हैं, ये कौन सा वक्त है फ्रेश होने का? अच्छी बीवी हो भाई, खूब मियाँ की बात रखती हो। आपा भी ने जोनी भाभी पर चोट की और वो बेचारी खामोश हो रही। वाह रे ड्रामे, उनके दिल से सदा उभरी। शुक्र था कि सब कुछ फ़िलहाल तो ठीक ठीक जा रहा था। रात को सोने बिस्तर पर लेटा तो कुछ मुतमईन था। दिल चाहा कि अरीबा को फ़ोन करे, फिर ख्याल आया कि वो क्या सोचेगी, क्योंकि रात खासी बीत चुकी थी। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके सिरहाने रखे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो आतिफ, मैं अरीबा। अरीबा तुम? उसका दिल खुशी से झूम उठा। आतिफ कुछ हुआ? पहले शादी तो होने दो, वो ज़रा शरारत से बोला। कम ऑन आतिफ, आपको शरारत सूझी है और मेरी जान पर बनी है। ठीक है फिर मिलकर ही कुछ सोचते हैं। मिलकर? मैं समझी नहीं। कल हम दोनों कहीं एक जगह बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन गालिबन वो हिचकिचा रही थी। तौबा है अरीबा, मैं आतिफ हूँ, तुम्हारे बहनोई का भाई, इस लिहाज से तुम्हारा रिश्तेदार भी हुआ। फिर तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? वैसे भी मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा। जनाब आप मुझे खा भी नहीं सकते। वो ज़रा तेज़ी से बोली तो उसके लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी। जाहिर है कि मैं आदमखोर जानवर तो हूँ नहीं। खैर अच्छा ये बताइए कि कहाँ मिलना है? उसने पूछा तो वो उसे जगह समझाने लगा। सुबह से ही घर में खासी चहल पहल सी थी। आपा भी के आ जाने से घर के माहौल में खासी तब्दीली पैदा हुई थी। बच्चे भी ज़रा हंस बोल रहे थे, वरना पहले तो वो अपने कमरों में कैद ही रहते थे। आपा भी एक एक बात की तफसील जोनी भाभी से पूछ रही थी और बेचारी जोनी भाभी उन्हें जवाब दे देकर थक गई थी। रमज़ानुल मुबारक करीब है जोनी, तुमने कुछ तैयारी भी की रमज़ान की या नहीं? आपा भी इस्लामाबाद से लाई सौगातें अपने सामने मेज़ पर ढेर करती जा रही थी। जी आपा भी, मैंने तो काफ़ी सारा सामान पहले ही ख़रीद लिया है। फिर रोज़ों में एक एक चीज़ के लिए दौड़ना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मुलाजिम भी हैं घर में, लेकिन फिर भी रोज़ों में किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। बड़ाई है बीबी तुम्हारी के नौकरों का भी इतना ख्याल रखती हो, वरना आजकल कौन ख्याल करता है। वैसे भी मुझे बहुत खुशी है कि तुमने पूरा घर अच्छी तरह संभाल रखा है। शुक्रिया आपा भी। जोनी भाभी के चेहरे पर चमक सी आ गई। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे मियाँ भी काबू में हैं या वैसे ही किताबों में गर्क रहते हैं? उन्होंने ज़रा सरगोशी के से अंदाज में पूछा। अरे वाह आपा भी, बड़े राज़ो न्याज हो रहे हैं मेरी बीवी से।
आसिफ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गए थे और नाश्ते की घर से डाइनिंग हॉल की जानिब आए। आतिफ से कहे का पास भी तो रखना था। आपा भी के सामने सब कुछ ऐसा ज़ाहिर करना था। वो कुछ नहीं, ऐसे ही आपा भी कुछ पूछ रही थी। सोनी भाभी के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए थे। वो जल्दी से किचन की जानिब बढ़ी। आसिफ कुछ दंग से रह गए। आज जोनी बहुत बदली सी नज़र आ रही थी। ये ड्रामे का ही असर था या कुछ और? हाँ, मैं पूछ रही थी कि तुम दोनों मियाँ बीवी की गाड़ी कैसी चल रही है। आपा भी के चेहरे पर तमानियत सी फैल गई थी। सोनी भाभी के गुलनार होते चेहरे ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। कुछ भी हो, आखिर को वो इस घर की बड़ी बहन थी। फिर आपको क्या पता चला? ये ही कि तुम्हारी गाड़ी खूब चल रही है। अच्छा चलो, अब ज़रा अपने छोटे भाई के बारे में भी कुछ सोचो। तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि आतिफ की शादी का ज़रा ख्याल करो। आपा भी कमाल करती हैं आप। हम कौन होते हैं उनकी शादी के बारे में सोचने वाले? वो खैर से जवान है, बालिग है, अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। मेरा ख्याल है कि उसे खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। आसिफ भैया ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींची। अरे वाह मियाँ, बच्चा है वो, उसे क्या खबर अपने बुरे भले की। आपा भी उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। आपा भी, अगर वो बच्चा है तो फिर बच्चों की शादी तो कानूनन जुर्म है। आसिफ ज़रा हंसते हुए बोले तो आपा भी का दिल जलकर रह गया। देखो मियाँ, ये फ़ैसले बच्चों के करने के नहीं होते। फिर ज़रूरी नहीं कि जिस तरह तुम्हें जोनी जैसी अच्छी बीवी मिल गई, इसी तरह आतिफ को भी कोई ऐसी ही लड़की मिले। लिहाजा हमें ही देखभाल कर इसके लिए फ़ैसला करना होगा। इतने में जोनी भाभी नाश्ते की ट्रे लिए नमूदार हुई। उन दोनों को बातें करता देखकर बोली, मेरा ख्याल है आपा भी कि ये फ़ैसला हमें आतिफ पर ही छोड़ देना चाहिए। ये उसकी ज़िंदगी है। हाँ भाई, तुम तो बोलोगी अपने मियाँ की ज़ुबान। बहरहाल मैंने आतिफ के लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। चाहती हूँ कि तुम लोग भी उससे मिल लो। उनका अंदाज़ हतमी था। आसिफ और जोनी भाभी ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। दोनों की नज़रों से परेशानी आया थी। इतनी देर लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आतिफ ने उसे देखकर शुक्र अदा किया। उस टेबल पर बैठे बैठे वो तकरीबन सूख चुका था। वो मोहतरमा पूरे पौन घंटे बाद तशरीफ़ लाई। आतिफ कैसी बातें करते हैं, ट्रैफिक जैम था, अब उड़कर तो आ नहीं सकती थी। उसका कुछ मुंह बन गया। सॉरी, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, तुमने तो माइंड नहीं किया। वो शर्मिंदा सा हो गया। सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मेरी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। वो वाकई शर्मिंदा नज़र आ रही थी। अरीबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह दुरुस्त है कि जब आपने मुझे प्रपोज़ किया था तो मैं हैरान रह गई थी। भला ऐसे भी कोई करता है? वो खिलखिला के हंसती। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। वो गर्दन एक जानिब झुकाए बड़ी महवियत से उसे देख रहा था। वो कुछ खजल सी हो गई। आपने कहा था ना कि आपने कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है। हमारा एक प्यारा सा घर होगा। तुम उस घर में काम करोगी, खाना पकाओगी और शाम को मेरे आने का इंतज़ार करोगी, और जब मैं आऊँगा तो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करोगी। वो अपनी रोह में बहे जा रहा था। सब कुछ मैं ही करूँगी? क्या? वो ज़रा चौंका। घर के काम मैं करूँगी, खाना मैं पकाऊँगी, आपका इंतज़ार भी मैं ही करूँगी, और इतना कुछ करने के बाद मुस्कुराकर आपका इस्तकबाल भी मैं करूँगी, क्योंकि आप हर शाम को वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। वो कुछ नाराज़गी से बोली। अरे यार, तो मैं भी तो बहुत कुछ करूँगा ना, लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम बता रहा था। तो आपने मुझे यहाँ शादी के बाद मेरी ड्यूटी की तफसीलात बताने के लिए बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुमसे पूछना था कि तुम मुँह दिखाई में क्या लोगी। रसगुल्ले, वो तब कर बोली। क्या? वो उछल पड़ा। हद होती है आतिफ, आपको मजाक की पड़ी है और मेरी जान पर बनी है। पापा ने अभी तक फूफो को जवाब नहीं दिया है, और अगर उन्होंने हाँ कह दी ना, तो फिर ईद के बाद ही मैं रामीज साइकिल वाला की बीवी बन जाऊंगी। और आपने जो अभी मेरे काम की तफसीलात बयान की हैं, वो सब काम शायद खुद आपको ही अंजाम देने पड़ेंगे। उसकी तो जान ही जल गई। रामीज साइकिल वाला? वो बड़बड़ाते हुए बोला। वो पहले भी कई बार ये नाम सुन चुका था। पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में। हाँ, शायद कनाडा में ही। उसे याद आया और वो उछल पड़ा। रामेश साइकिल वाला? कहीं ये वही रामेश तो नहीं जिसकी पाकिस्तान में पोजीशन आई थी और उसने कनाडा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था? हाँ, रामेश ने पोजीशन ली थी और वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने बाहर गया था। कनाडा में उसे गोल्ड मेडल भी मिला था, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? वो हैरान सी पूछ रही थी। इसलिए कि वहाँ मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो भी मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो क्या वो तुम्हारी आसमा पुप्पो का बेटा है? हैरत से उसकी आंखें उबल रही थीं। हाँ भाई, वही रामेश साइकिल वाला जिससे मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। ओह गॉड अरीबा, उससे शादी करने से बेहतर है कि तुम किसी गधे से शादी कर लो। इसीलिए तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो ज़रा गड़बड़ाई, फिर जल्द ही अपने ट्रैक पर वापस आ गई। जब वो किसी लड़के को पसंद नहीं आ सकता तो कोई लड़की उसे कैसे पसंद कर सकती है? वो बहुत ज़हीन है, बासलाहियत है, लेकिन गधे पर किताबें लाद देने से गधा इंसान तो नहीं बन जाता ना।
ये तो हम कह रहे हैं ना आतिफ, मम्मा पापा को कौन समझाएगा। वो रो देने को थी। आतिफ के मुंह से रामेश की इतनी खूबियाँ सुनकर उसका दिल कुछ और भी उदास हो गया था। प्लीज़ अरीबा, तुम उदास ना हो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रामेश और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। सिर्फ एक रामेश की बात होती तो सब्र आ जाता। आप भी और आसिफ भाई के रिलेशन में भी इतनी मजबूती नहीं कि मम्मा पापा आप पर एतबार कर सके। आंसू उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखों में तैर रहे थे। उसका दिल बेकरार हो गया। दिल चाह के आगे बढ़कर उन मोतियों को अपनी मुट्ठी में कैद करे, लेकिन वो मजबूर था, बस किलस कर रह गया। अरीबा, अगर तुम मेरी किस्मत में नहीं हो तो मैं ऊपर वाले से गिड़गिड़ाकर तुम्हारे साथ की दुआ करूँगा। मैंने ज़िंदगी में कभी रातों को जाग कर इबादत नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस पाक ज़ात को हमारी मोहब्बत पर ज़रूर रहम आएगा। मैं तुम्हें खोकर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मैं अल्लाह से हर दुआ में तुम्हारी ख्वाहिश करूँगा। उसका दिल डोल गया। उसने उसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रख दिया। ऐसा ना कहें प्लीज़, आपके बगैर मैं कैसे रह सकूँगी। मैं भी अल्लाह से हरदम आपके साथ की दुआ करूँगी। आतिफ हैरान सा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चमकते शफाफ आंसुओं के पानी में उसकी शक्ल वाज़े नज़र आ रही थी। अरे आप अभी तक यूं ही बैठे हैं, तैयार नहीं हुए? जोनी भाभी कमरे में दाखिल हुई तो आसिफ को टीवी चैनल्स बदलते देखकर हैरान रह गईं। मुझे नहीं जाना कहीं, उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। उनकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर जमी थीं। गलत बात है आसिफ, आपा भी बाहर आपका इंतज़ार कर रही हैं। और फिर वैसे तो आप कभी टीवी देखते नहीं, ये अब टीवी क्यों देखा जा रहा है? वो मशकूक नज़रों से उन्हें देखने लगी। जहाँ तक टीवी देखने का सवाल है तो बस मूड हो गया। और आपा भी से कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो अच्छे भले थे, बिला वजह झूठ बोलती अच्छी लगूंगी। उनका मुंह बन गया। तुम कैसी बहन हो, अपनी बहन की खुशी का नहीं सोचती और उसी की खुशियों का खून करने चली हो। आसिफ से रहा ना गया, जो बात दिल में थी उगल दी। क्यों नहीं सोचती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किस मुँह से आपा भी मम्मा पापा से बात करूँ? वैसे भी इन दिनों आसमा पुप्पो के बेटे का रिश्ता आया हुआ है अरीबा के लिए। रामेश भी अच्छा लड़का है, बस ज़रा किताबी कीड़ा है। क्या अरीबा के लिए तुम लोगों ने उस लड़के का इंतखाब किया है? वही रामेश ना, जिसे न पहनने का सलीका और न गुफ्तगू का ढंग। अजीब सी हईत है उसकी। सोनी बेगम, सारी ज़िंदगी इंसान 2 + 2 4 का हिसाब नहीं सुन सकता। ज़िंदगी की कुछ और ज़रूरियात भी होती हैं। माना कि वो एक बासलाहियत पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन अरीबा के लायक नहीं है। जोनी भाभी का मुंह हैरत से खुलता चला गया। उनकी सोच ऐसी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसिफ कि आप ऐसा कह रहे हैं। ये दुरुस्त है कि रामेश और अरीबा का कोई जोड़ नहीं, लेकिन हम दोनों का तो जोड़ है। मेरा मतलब है कि आपको पहनने का सलीका भी है। मुझे याद है कि शादी के शुरू के दिनों में आप बहुत प्यारी बातें करते थे और आपकी स्मार्टनेस की मैं तो क्या मेरी फ्रेंड्स भी तारीफ़ें करती हैं। फिर आप 2 + 2 4 का हिसाब क्यों सुनाते रहते हैं? आप मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं करते? मेरे दिल की क्यों नहीं सुनते? आसिफ के हाथ से चैनल छूट गया था। जोनी भाभी की आंखों में तारे झिलमिला रहे थे। उनका दिल तड़प उठा। इससे पहले कि वो जोनी भाभी से कुछ कहते वो अपनी सिसकियां जब्त करती तेज़ी से कमरे से निकल गईं। आसिफ का टीवी में दिल ना लगा। उन्होंने टीवी ऑफ कर दिया और खुद थककर बेड पर ढेर हो गए। फिज़ा में सायरन का शोर गूंज रहा था। रमज़ान का चांद नज़र आ गया था। कल पहला रोज़ा था। आपा भी बोलाई बोलाई फिर रही थीं। उन्हें फ़िक्र थी कि न जाने उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर का क्या हाल होगा। हालांकि उनके बड़े बेटे फराज ने फ़ोन करके उन्हें सारी सूरत हाल बता दी थी। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, पर आपा भी बेचैन थी। सोनी भाभी भी उन्हें देख देख कर हरासा हो रही थी। आपा भी आसिफ बाकायदगी से रोज़े रखते हैं, बस मुझे उनकी फ़िक्र होती है। लेकिन सच्ची बात है, मुझे तो अब आपकी भी फ़िक्र हो रही है। अरे जोनी भाई, मेरी फ़िक्र ना करो। मैं तो सहरी पर 2 स्लाइस खाकर भी गुजारा कर लेती हूँ और इफ्तार पर एहतमाम करती हूँ। लेकिन बेटा, मुझे अपने से ज़्यादा घर वालों की फ़िक्र होती है कि कहीं किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपा भी की परेशानी भांप कर जोनी भाभी मुस्कुरा दी। तौबा है आपा भी, आप भी बस। अस्सलामुअलैकुम आपी, रमज़ान मुबारक। अचानक अरीबा की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, तुम? मम्मा कहाँ हैं? जोनी भाभी के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए। हर रमज़ान के शुरू होने से पहले मम्मा खुद रमज़ान की सौगातें, मसलन खुजला, फीनी, खजूरें और न जाने क्या क्या लेकर आती थीं। लेकिन इस बार उनकी तबीयत ठीक ना थी, इसलिए अरीबा को ड्राइवर के हमरा भेज दिया था। मम्मा को जब से शुगर हुई है, बस आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भाभी के बारे में तो आपको इल्म है, वो अपने मैके में है। 1.25 महीने के बाद ही घर आएंगी, तो मम्मा ने मुझे भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम। जोनी भाभी से बातें करते उसकी नज़र आपा भी पर पड़ी, जो बड़े इश्तियाक से उसे ही देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे तुम वही अरीबा हो, छोटी सी थी आसिफ की शादी पर। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? BCS कर रही है आपा भी, फाइनल ईयर है। अरीबा की बजाय जोनी भाभी ने खुश होते जवाब दिया। अरे वाह भाई वाह, मैं समझी कि 11वीं 12वीं में पढ़ती होगी।
खैर से रहो बेटा। भाई जूनी, तुम्हारी बहन तो बहुत प्यारी निकली है। तारीफ़ पर वो खजल सी हो गई। शुक्रिया आपा भी। आजकल इसके लिए मेरे कज़न का रिश्ता आया हुआ है कनाडा से। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे वाह भाई, फिर तो वो हमारे आतिफ़ को भी जानता होगा। जी शायद। उन्होंने एक नज़र अरीबा पर डाली। चलो बेटा खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वैसे मेरी नज़र में भी कुछ बहुत अच्छे लड़के हैं। खैर अब तुम कह रही हो कि तुम्हारे कज़न का रिश्ता आया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना मुझे ज़रूर बताना। अरे इतनी प्यारी बच्ची को कौन अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करेगा। फिर मुझे यकीन है कि ये भी तुम्हारी तरह समझदार होगी। ये तो आपकी बड़ाई है आपा भी, वरना मैं किस काबिल। जूनी भाभी कुछ शर्मिंदा सी हो गई। आप ही वो सारा सामान रखवा दें, बाहर गाड़ी में रखा है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ। अरीबा का दिल कुछ बोझल सा हो रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी। हाँ मैं अभी मुलाजिम को भेजती हूँ, तुम ड्राइवर से कहो। वो अभी मेन गेट तक ही पहुँची थी कि दरवाजे से अंदर आते आतिफ से मुठभेड़ हो गई। अल्लाह से कुछ और मांगता तो शायद वो भी अभी मिल जाता। उसे देखते ही वो खिल उठा। रमज़ान मुबारक। उसने इतना ही कहा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। तो मैं भी मुबारक हो, लेकिन ऐसी भी जल्दी क्या है जाने की। अभी तो उसने उसे जी भर के भी नहीं देखा था। मेरा ख्याल है आतिफ साहब कि शायद हमारी राहें जुदा हैं। अरीबा ने ड्राइवर को इशारा किया और वो उसका हुक्म बजा लाया। गाड़ी तेज़ आवाज़ से उसकी निगाहों से ओझल हो रही थी और वो वहीं साकत खड़ा था। आसिफ अभी तरावी पढ़कर मस्जिद से लौटे थे। उसे वहाँ खड़ा देखकर उसके नज़दीक आए। आतिफ क्या हुआ? उन्होंने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। वो चली गई भैया, वो चली गई। अरीबा चली गई भैया। आतिफ मेरे भाई। उसकी जज्बाती कैफियत देखकर आसिफ का दिल कटने लगा था। वो जानते थे कि ज़िंदगी भर उनके लाउबाली भाई ने कभी किसी की इतनी फ़िक्र और परवाह नहीं की थी। फिर यकीनन अरीबा एक ऐसी ही हस्ती थी जिसके लिए उसका दिल धड़क रहा था और उसकी जुदाई उसे किसी तौर गवारा ना थी। वो आतिफ की पुश्त मोहब्बत से सहलाने लगे। सुबह ही इस्लामाबाद से अशरफ भाई का फ़ोन आ गया। अम्मा की तबीयत कुछ नासाज थी। वो आपा भी की कमी बहुत महसूस कर रही थी। बस फिर क्या था, आपा भी पर तो इस्लामाबाद जाने की धुन सवार हो गई। वैसे भी यहाँ उनका दिल घबरा रहा था। बस आसिफ मियाँ, मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो। आज ही किसी फ़्लाइट से इस्लामाबाद चली जाऊँगी। वो आसिफ के पीछे पड़ गई। अब ऐसी भी क्या जल्दी है आपा भी, अभी तो आपको यहाँ आए एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा। अरे भाई ऑफिस से छुट्टियाँ लेकर आई थी, काम भी ज़रूरी था। लड़की तुम लोगों को भी पसंद आ गई। अब सिर्फ आतिफ मियाँ की रजामंदी चाहिए, फिर खैर से शादी ईद के चांद कर देंगे। उन्होंने हथेली पर सरसों जमाने वाली बात कही। ईद के चांद यानी इस ईद के चांद? इतनी जल्दी की ज़रूरत ही क्या है आपा भी? जूनी भाभी को कोफ्त होने लगी। अभी दुल्हा मियाँ ने हाँ कही ना थी और बहन साहिबा दुल्हा लाने की तारीख सेट कर रही थी। देखो बीबी, अच्छे काम जल्दी तय हो जाएं वो ही ठीक है, बिला वजह क्यों तूल दें। उन्होंने जूनी भाभी को कायल करने की कोशिश की। लेकिन आपा भी, अभी तो आतिफ ने इकरार भी नहीं किया। इसने तो लड़की की शक्ल तक नहीं देखी, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जूनी भाभी के तो हाथ पैर फूले जा रहे थे। वो आतिफ की नेचर से भी वाकिफ़ थी। वो इतनी जल्दी मानने वाला कब था? भाई लड़की तुमने तो देख ली है, तुम बता दो उसे, और कहो तो मैं अभी शिब्बी आपा को फ़ोन कर देती हूँ। वो खुद सबीन को घर भेज देंगी। कौन से गैर हैं, रिश्तेदार ही तो हैं। उन्होंने झट अपना मोबाइल पर्स से निकाला और नंबर डायल करने लगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपा भी, आसिफ ने ज़रा बुलंद आवाज़ में उन्हें मना किया। पर क्यों आसिफ? इसलिए कि मैं जानता हूँ वो आतिफ को वो लड़की पसंद नहीं आ सकती। अरे वाह मियाँ, तुम क्या उसके दिल में छुपे बैठे हो? आपा भी ने खश्म की नज़रों से आसिफ को घूरा। वो किसी और को पसंद करता है आपा भी, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आसिफ के इस नए इंकशाफ पर आपा भी के हाथों के तोते छूट गए। पेशानी पर पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें उभर आईं। उफ़ तौबा, शजी आपा कितनी खुश थीं। अब उनको क्या जवाब दूंगी? ये सच कह रहे हैं आपा भी, आतिफ किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। जूनी भाभी मारे इस्तराब के अपने दोनों हाथ एक दूसरे से मसल रही थी। आपा भी अब बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। उनका दिमाग जैसे माऊफ हो चुका था। इतनी बड़ी बात उनसे पोशीदा थी। तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया था? अगर ऐसा ही था तो मैं कौन सी अपने बेटे जैसे भाई की दुश्मन थी? कम से कम तुम लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था। कैसे बताते? इसलिए कि हम जानते हैं कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसकी नहीं हो सकती। जूनी भाभी की आंखों से आंसू बहते हुए उनके दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। पर क्यों? आखिर मेरे भाई में कमी क्या है? मुझे बताओ कौन है वो लड़की? मैं मानती हूँ कि शिबी आपा से मेरी बात ख़राब होगी, लेकिन बेटा ज़िंदगियों के मामले इस तरह नहीं तय पाते, क्योंकि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। वो कौन लोग हैं जो मेरे हैंडसम पढ़े लिखे भाई को कबूल नहीं कर सकते? आपा भी मामला फ़हम खातून थी। उन्होंने शिबी आपी की बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उन्हें हर हाल में आतिफ की खुशी अजीज़ थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं उन लोगों को, लेकिन
आसिफ कहते कहते खामोश हो गए। उनकी नज़रों से उलझन साफ वाज़ेह थी। पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो, साफ साफ बता क्यों नहीं देते? आपा भी का दिल होलने लगा था। अरीबा को तो आपने देखा ही है आपा भी, जोनी भाभी ने अपने आंसू दुपट्टे से पोंछे। अरीबा तुम्हारी छोटी बहन? लो और सुनो, मैं समझी पता नहीं कौन लोग होंगे। ये तो वही बात हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। माना कि हमारे ख़ानदान में एक घर की 2 बेटियां नहीं लेते, लेकिन ये पत्थर पर लकीर तो नहीं है भाई। दोनों ही लड़कियां अगर अच्छी हैं तो मुज़ायका क्या है? अगर मेरा तीसरा भी भाई होता और जूनी की तीसरी भी बहन होती तो मैं तो तीसरी को भी अपने भाई के लिए मांग लेती। और फिर अरीबा तो मुझे भी पसंद है। आपा भी ने खुले दिल से जूनी भाभी की खूबियों का एतराफ़ किया और अरीबा के लिए इकरार किया। आपा भी बात ये नहीं है। दरअसल अभी आसिफ की बात अधूरी ही थी कि मुलाजिम दौड़ा दौड़ा आया। साहब जी, आतिफ साहब की हालत बहुत ख़राब है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हाय मेरा भाई, आपा भी ने अपना दिल ही पकड़ लिया। आसिफ और जूनी भाभी आतिफ के कमरे की जानिब लपके। आज पहला रोज़ा था। मिसिस अहमद ने खासा एहतमाम कर रखा था। इफ्तारी पर छोले दही बड़े तो हर रोज़ ही होना ज़रूरी थे, इसलिए कि अहमद साहब को बस रमज़ान में ही छोले दही बड़ों की ख्वाहिश होती थी। उनकी शुरू से ही आदत थी कि इफ्तार के वक्त आकर टेबल पर दही बड़े और छोले ना हों तो इफ्तार में फीकापन महसूस करते। साथ में फलों की चाट और समोसे भी शामिल थे। मगरिब की अजान हुई और वो रोज़ा इफ्तार किया गया। आज अरीबा कुछ बुझी बुझी सी थी। मिसिस अहमद ने बहुत महसूस किया। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मम्मा, बस थोड़ा सा खाकर वो नमाज के लिए उठ गई। फिर सारा वक्त उसने माँ बाप से ज़्यादा बात ना की और जल्द ही अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे लगता है कि अपनी अरीबा इस रिश्ते से खुश नहीं है, उन्होंने अहमद साहब को चाय का कप थमाते हुए कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? अहमद साहब ने तशवीश से पूछा। नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बहू का फ़ोन आया था आज। सोनिया का? क्या कह रही थी? कहना क्या है, पहले रोज़े की मुबारकबाद दे रही थी और पूछ रही थी कि अरीबा के रिश्ते का क्या हुआ। मैंने कहा कि अभी कुछ जवाब नहीं दिया तो कहने लगी कि पहले अरीबा से पूछ लें, कहीं उसे कोई एतराज़ ना हो। इतना कहकर वो खामोश हो गई। ये क्या बात हुई? पूछना तो ज़रूरी होता है, तुम बिला वजह फ़िक्र कर रही हो। अहमद साहब ने हंसी में उनकी बात टालते हुए कहा, लेकिन मिसिस अहमद के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हो रही थीं। नहीं अहमद साहब, मैं बिला वजह फ़िक्र नहीं कर रही। हमारे दोनों बच्चों ने अपनी पसंद से शादियां की। ये दुरुस्त है कि इसमें हमारे फ़ैसले भी शामिल थे, लेकिन अरीबा की शादी में हमें अपने फ़ैसले उस पर मुसलत नहीं करने चाहिए। कमाल करती हैं बेगम साहिबा, बेटे साहब शादी के बाद जोरू के ग़ुलाम बन गए, बकौल आपके, जबकि मेरे ख्याल में साहबजादे की ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही है। सोनिया बुरी लड़की नहीं है। जूनी की शादी करके आपने देख लिया, आसिफ मियाँ ने उसे खुश नहीं रखा, उसका रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह खैर करे, हमारी बेटी का घर आबाद रहे। शादी एक जुआ होती है, फिर रामेश में खराबी क्या है? अरीबा के लिए वो घर नया नहीं है। अहमद साहब ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन उनके दिल में गिराह पड़ गई थी। अरीबा के चेहरे पर लिखी तहरीर वो पढ़ सकती थी। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। वो कुछ सोचती हुई अरीबा के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे की दूसरी जानिब से उभरती सिसकियों ने उनका दिल दहला दिया। उनका शक दुरुस्त था, अरीबा वाकई इस रिश्ते से खुश ना थी। घर में एक भाग दौड़ मची हुई थी। आतिफ बेसुध अपने बेड पर पड़ा था। मुलाजिम उसे दूध का गिलास देने आया था। बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो चुपचाप पड़ा रहा। फिर झंझोड़ कर देखा तो मौसूफ बेहोश पड़े थे। आसिफ भैया फ़ौरन उसे उठाकर बाहर की जानिब दौड़े। आपा भी रोए जा रही थीं और जूनी भाभी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बच्चे सहम कर कोने में सिमट कर बैठ गए थे। अस्पताल में फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर्स का ख्याल था कि यह खुदकुशी का केस है। इस मौका पर आसिफ की प्रोफेसरी काम आई। उनके असर और रसूख से मामला रफा दफा हुआ और ट्रीटमेंट की गई। शुक्र था कि ख्वाबा और गोलियां कम मिकदार में खाई गई थीं, वरना उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता था। सहरी किस तरह गुजर गई, किसी को होश ना रहा। आसिफ ने तो सिर्फ पानी पीकर ही रोज़ा रखा, जबकि जूनी भाभी ने सिसकियों पर इक्तफा किया। आपा भी की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए आसिफ ने ज़बरदस्ती उन्हें घर रवाना कर दिया। आतिफ अब बेहतर था। जूनी भाभी ने वहीं अस्पताल के वेटिंग रूम में फजर की नमाज अदा की। बाहर निकली तो आसिफ को कॉरिडोर में बेंच पर बैठे देखा। वो सर झुकाए आज़रदा से बैठे थे। आसिफ, आप रात से मुस्तकिल जाग रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लें। जूनी भाभी ने उन्हें नरमी से शाने पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने सर उठाया और जूनी भाभी की जानिब देखा। इतने मजबूर और कमज़ोर तो वो पहले कभी दिखाई ना दिए थे। उनका दिल कट कर रह गया। तुम भी तो रात से जाग रही हो, क्या तुम्हें आराम की ज़रूरत नहीं? मैं ठीक हूँ, आदी हूँ जागने की, लेकिन आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, प्लीज़ कुछ देर आराम कर लें। जूनी, आसिफ ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। जूनी भाभी हैरान सी थी। आज बहुत अरसे बाद उन्होंने उनका हाथ थामा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जूनी भाभी ने देखा उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। उनका दिल तड़प उठा।
آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے دلاسا دیا۔ لیکن کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج ہمارا اپنا خون پریشان ہے، اس زندگی سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ ہم نے؟ میں قصوروار ہوں اس کا؟ آپ اپنے آپ کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ایسا تو نہ تھا کہ وہی ظالم تھے، قصور تو ان کا بھی تھا۔ تو پھر کون ہے گناہ گار؟ میں نے شادی کے بعد تمہیں کب سکھ دیا؟ روٹی کپڑا، بس یہی تو انسان کی ضرورت نہیں؟ جس پیار اور توجہ کی تم مستحق ہو، کیا میں اسے ادا کر سکا ہوں؟ بات بات پر تم سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، تمہیں رلاتا ہوں، جبکہ تم اتنے برسوں سے کتنی ذمہ داری سے میرا گھر اور بچے سنبھال رہی ہو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میرا بھائی میری بہن سب تم سے مطمئن ہیں سوائے میرے۔ آخر کیوں میں نے تمہیں اتنی اذیتیں دی؟ اور پھر بھی تم آج میرے بھائی کی تکلیف پریشانی میں میرے ساتھ ہو۔ عاطف میرا بھی بھائی ہے، جس طرح اس کی تکلیف پر آپ کا دل دکھتا ہے، میرا بھی اسی طرح دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس گھر کو اپنا سمجھا، اور اگر آپ مجھ سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو میں کون سا چپ رہتی ہوں؟ میں بھی تو آپ سے لڑتی ہوں۔ انہوں نے آصف کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بکھرے جا رہے تھے۔ نہیں زونی، میں نے تو تم سے الگ ہونے کی بھی دھمکی دی تھی، یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے، اور میں نے بھی تو آپ سے کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میں بھی قصوروار ہوں۔ اگر میں ہی اپنے آپ پر قابو پا لیتی، اپنے گھر والوں کو میاں بیوی کے بیچ لڑائی جھگڑوں کی تفصیل نہ بتاتی، تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ مما پاپا کبھی بھی عاطف کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں زونی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اصل میں تو ہم میں خرابی ہے۔ ہم نے اپنے دلوں میں قدورتیں اتنی پیدا کر لیں کہ محبت کے لیے گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ لیکن زونی، میں اب بھی اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کرتا ہوں، میری محبت مری نہیں ہے۔ آصف کے چہرے پر روشنی کی ایک کرن ابھری تھی۔ آصف، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زونی بھابھی کی آنکھیں نیر بہا رہی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، آئی لو یو زونی، تم ہمیشہ سے میرے دل میں بستی ہو۔ شاید اس محبت پر کچھ گرد سی آ گئی تھی، لیکن اب میرے دل کا آئینہ بالکل شفاف ہے۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، میں نامکمل ہوں۔ تمہارے بغیر میں نے پہلے محسوس کیوں نہیں کیا تھا کہ تم میری زندگی کا لازمی ستون ہو؟ وہ بے خودی میں بولے جا رہے تھے، اور زونی بھابھی کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ آصف، آپ نے برسوں سے پیاسی میری روح کو سیراب کر دیا۔ عورت اور کیا چاہتی ہے؟ محبت کے دو میٹھے بول اور بس۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا، اچھا گھر، اچھے کپڑے، دو پیارے پیارے بچے، بس انہی میٹھے بولوں کی کمی تھی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ روتے روتے ان کا سر جھک گیا تھا۔ آصف انہیں پہلی بار محبت کے آئینے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خوبصورت باوفا سلیقہ مند اور ذمہ دار بیوی ان کے سامنے بیٹھی تھی، جو گزشتہ 7-8 برسوں سے صرف ان کی تھی، پر آج ان پہ اس کا مکمل وجود آشکار ہوا تھا۔ زونی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ انہوں نے زونی بھابھی کا جھکا سر اٹھایا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ ایکسکیوز می، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے آ کر اطلاع دی۔ زونی بھابھی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں، ان دونوں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی۔ شکر تھا عاطف کو ہوش آ گیا۔ شکر ہے عاطف، تمہیں ہوش آیا۔ زونی بھابھی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ عاطف میرے بھائی، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی یار؟ ابھی ہم زندہ ہیں۔ آپا بھی تو فوراً اریبہ کے لیے مان گئی، رہ گئے اریبہ کے پیرنٹس تو انہیں منانا میرا کام ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی میرے بھائی ایسا قدم اٹھانے کی؟ ابھی آصف کی بات ادھوری تھی کہ زونی بھابھی جھٹ بول اٹھیں۔ بھیا بھابھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس قدم کی بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ یار، تم نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور عاطف کا منہ کھلا رہ گیا۔ خودکشی؟ توبہ کریں بھیا، میں نے اوپر جا کر الٹا نہیں لٹکنا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ درست ہے کہ میں نے سلیپنگ پلز کھائی تھیں، لیکن ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا پتہ نہیں چلا اور کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔ لیکن خدا نخواستہ میرا ارادہ ایسا فضول نہ تھا، میں ایک باہوش مسلمان ہوں۔ آصف اور زونی بھائی بھی حیرت سے ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں آصف بھیا کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ ہیلو، آصف نے موبائل کان سے لگایا۔ جی میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھبرا گئے تھے، زونی بھابھی بھی پریشان ہو گئیں۔ خیریت تو ہے؟ کس کا فون ہے؟ تمہاری مما کا فون تھا، آپا بھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مما کا؟ وہ حیران رہ گئیں۔ مما کو کیسے پتہ چلا کہ آپا بھی کی طبیعت خراب ہے؟ وہ سوچتی رہ گئیں۔ آصف گاڑی تیزی سے دوڑاتے گھر گئے۔ وہاں احمد صاحب اور مسز احمد پہلے سے موجود تھے۔ آپا بھی کا بلڈ پریشر خاصا بڑھ چکا تھا، ڈاکٹر انہیں چیک کر رہا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپا بھی تو بالکل ٹھیک تھیں۔ آصف خاصے پریشان ہو رہے تھے۔ احمد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا، ڈاکٹر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں آپا بھی کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ آصف نے انہیں جلدی سے عاطف کی پوری بات بتائی، جسے سن کر ان کے چہرے پر اطمینان کے سائے لہرائے۔
آصف نے انہیں آرام کرنے کی ہدایت دی۔ وہ اب ریسٹ کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپا بھی نے آپ کو فون کیوں کیا؟ اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ ہمیں بھی اطلاع کر سکتی تھی۔ زونی بھابھی نے الجھتے ہوئے مسز احمد سے پوچھا۔ بیٹا دراصل انہوں نے عاطف اور اریبہ کے رشتے کے سلسلے میں فون کیا تھا۔ میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ ایک بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی ہے ایک بھائی کے ساتھ، اب دوسری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کروں؟ پھر میں نے مختصر تمہارے اور آصف کے درمیان کھنچاؤ کی بات بتا دی۔ بھائی آخر میں کیسے اریبہ کی شادی عاطف سے کر دوں جبکہ ان کا ایک بھائی میری بیٹی کو علیحدگی کی دھمکی دے چکا ہے؟ اوہ مما، آپ نے سب کچھ آپا بھی سے کہہ دیا؟ زونی بھابھی نے سر پکڑ لیا۔ ہاں بیٹا، انکار کی کوئی تو وجہ بتاتی اور پھر اس میں جھوٹ کیا ہے؟ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ عاطف ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت خراب ہے؟ یہ تو یہاں آ کر پتہ چلا، وہ بھی اس طرح کہ جب میں نے ان سے سب کچھ کہہ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ریسیور گر گیا ہو۔ میں نے تمہارے موبائل پر ٹرائی کیا لیکن رسپانس نہیں ملا۔ پھر گھر کے دوسرے فون پر ٹرائی کیا تو ملازم نے بتایا کہ آپا بھی فرش پر بے ہوش پڑی ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بس میں اور تمہارے پاپا دوڑے دوڑے آئے، ڈاکٹر کو بلوایا۔ مسز احمد نے الف سے یہ تک روداد سنا دی۔ او مما، حقیقت تو یہ ہے کہ عاطف اور اریبہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ان دونوں کو الگ کرنا ظلم ہوگا۔ اور جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا پھر بھی میں اپنی دوسری بچی کو آگ میں دھکیل دوں؟ مسز احمد کا منہ بن گیا تھا۔ مما جانتی ہوں کہ میرے اور آصف کے بیچ سرد جنگ چل رہی تھی، لیکن اب آصف کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، کون سی کمی چھوڑی تھی میں نے؟ عاطف اور اریبہ کی معصوم محبت نے ہم دونوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا، سوئی ہوئی محبت جگا دی ہے ہمارے دل میں، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس دم آصف بھی کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے زونی بھابھی کی گفتگو سن لی تھی۔ زونی ٹھیک کہتی ہے مما، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہماری جنت ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر اپنی جنت کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے زونی بھابھی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کے چہرے مسکرا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے سچائی چھلک رہی تھی۔ مسز احمد کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ میں کب چاہتی ہوں میرے بچوں کہ تم اپنی جنت چھوڑ کر جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ ارے بھائی، ہمیں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ احمد صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے تو مسز احمد نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ شکر اللہ کا ہم نے اپنی بچی کا دل نہیں توڑا بیگم۔ آپ آج ہی آسمہ کو فون کر کے بتا دیں کہ ہم اپنی اریبہ کا رشتہ زونی کے دیور عاطف سے طے کر رہے ہیں۔ سچ پپا؟ زونی بھابھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ بالکل سچ بیٹا۔ احمد صاحب نے ان دونوں کو خوشی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپا بھی نے اپنی چھٹیاں مزید بڑھوا لی تھیں، اماں کو بھی کراچی بلوا لیا گیا تھا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپا بھی بضد تھیں کہ عید کے چاند ہی ان کے آنگن میں چاند اترنا چاہیے، جبکہ زونی بھابھی کا خیال تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپا بھی کو سمجھانا اتنا آسان نہ تھا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آپا بھی کے ہم خیال آصف بھی تھے۔ اماں پہلی بار اتنا مستحکم اتحاد بہن بھائی کے درمیان دیکھ کر خوش ہوئے جا رہی تھیں۔ ان کے خیال میں اریبہ بہت خوش بخت ہے جس نے برسوں کی قدورتیں بہن بھائی کے دل سے صاف کر دی تھی۔ دیکھنا فرخندہ، جلدی جلدی میں کچھ کمی نہ رہ جائے، میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے۔ اماں کو فکر تھی کہ سارے فنکشن پورے اہتمام سے ہوں، اور آپا بھی ان کے حکم کو بجا لانے میں کوشاں تھی۔ آپ فکر نہ کریں اماں، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک بلکہ شاندار ہوگا۔ ارے بیٹا، تمہاری نند کا موڈ کیسا ہے؟ کہیں ان کے مزاج تو نہیں بگڑے؟ بلا وجہ تمہارے میاں جی کو کوفت ہوگی ورنہ۔ مزاج تو بگڑے تھے اماں، پھر انہیں ماننا ہی پڑا۔ ظاہر ہے کہ جب لڑکا ہی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو تو پھر اپنی بچی کو بلا وجہ کسی ایسے لڑکے کے سر تھوپنا آخر ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ عقل مند ہے تمہاری نند، شکر کریں اماں کہ جلد ہی مان گئی ورنہ میں تو بہت کنفیوز تھی۔ ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اماں آج کے دن تو کوئی بچہ ہم بوڑھوں کو لفٹ نہیں کرائے گا، آصف اور زونی تو شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اریبہ کو میں نے کپڑوں کے ناپ چیک کروانے بلوایا تھا، ابھی تو یہیں تھی، شاید چھت پر چاند دیکھنے گئی ہے۔ آپا بھی نے ادھر ادھر دیکھا پر شاید اریبہ چھت پر ہی چلی گئی تھی۔ فضا میں سائرن کی آواز عید کی آمد کا شور سنا رہی تھی، چاروں طرف خوشیاں رقصہ تھیں، سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ایک طرف پرانے رشتے محبت کے اٹوٹ بندھن سے کچھ اور بھی مضبوط ہو گئے تھے تو دوسری طرف دو پیار کرنے والے ایک ساتھ زندگی کی راہوں کے مسافر بننے والے تھے۔ وہ آسمان پر چاند دیکھنے کے بعد اپنے پروردگار سے اس کی نعمتوں کا شکریہ صدقے دل سے ادا کر رہی تھی۔ اس کی محبت کا حالہ کچھ ایسے بن گیا تھا کہ خود بخود آنسو پلکوں سے چھلک آئے تھے۔ یہ اپنے مالک کی صحبت کا اثر تھا۔ کیا آج ہی سب کچھ مانگ لیا جائے گا؟ عاطف کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ آپ؟ اس نے جلدی سے اپنی پلکوں پر چمکتے آنسو اپنے دوپٹے سے رگڑ ڈالے۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا یہاں؟ جناب یہ میرا گھر ہے، میرا جہاں دل چاہے گا آ جاؤں گا۔ میں چلتی ہوں، آپا بھی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ اس نے کترا کر فرار چاہی لیکن اس نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔
ارے واہ، یہ اچھا ہے، اب چند دن بعد ہی تم میری دلہن بننے والی ہو اور مجھ سے بھاگ رہی ہو کہ جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کم از کم عید تو ملتی جاؤ۔ بے شرم کہیں کے، اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس نے سرت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی زینے کی جانب بڑھی۔ عاطف کے شریر قہقہے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ عید مبارک۔ اریبہ کے لب ہلے، اس نے چھت کی جانب دیکھا جہاں شریر آنکھیں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ آسمان پر نوخیز عید کا چاند بھی بدلیوں میں شرما کر چھپ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ختم شد۔